नमस्कार, स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम महापाषाण काल के बारे में जानेंगे। महापाषाण जो है इसको शिलाखंड भी कहते हैं और इसका टाइम पीरियड है वो है 3000 वर्ष पूर्व। ये वैदिक काल जो था उसके समकालीन है और ये जो महापाषाण जो प्रथा थी ये इसी समय मतलब वैदिक काल के ही समकालीन चल रही थी। तो जो महापाषाण है इसका शाब्दिक अर्थ है कि महा यानी कि बड़ा और पाषाण पत्थर, एक बड़ा पत्थर। तो महापाषाण यानी कि बड़ा पत्थर लगाया क्यों जाता था? तो वो था कि कब्र, उस समय पर जो कब्र बनाई जाती थी उनको दर्शाने के लिए कि यहाँ पर कब्र है तो वहां पर पत्थर लगाया जाता था। और ये जो पत्थर हैं तो ये किस तरीके से लगाए जाते थे? तो कभी तो ये जमीन के ऊपर होते थे या फिर जमीन के अंदर, तो इस तरीके से इनको लगाया जाता था। तो और जो इस तरह की कब्र होती थी इस महापाषाण को ताबूत शवाधान या फिर शिष्ट कहा जाता था। शिष्ट अंग्रेजी शब्द है तो इसको शिष्ट कहा जाता था। अब देखते हैं कि वो शिष्ट होते कैसे थे। तो वो शिष्ट जो होते थे, देखिए पहले तो पत्थर देखते हैं कि पत्थर लगाए कैसे जाते थे। तो पत्थर जो है गोलाकार या फिर अकेला बड़ा पत्थर यानी कि खड़ा पत्थर जमीन के नीचे कब्र को दर्शाने के लिए ये लगाए जाते थे। तो जो गोलाकार पत्थर थे वो कैसे होते थे? ऐसे चकोर वो बना के मतलब जैसे ताबूत बना के और उसके चारों ओर गोलाकार में जमीन के अंदर पत्थर लगाए जाते थे। ठीक है। और जो अकेला खड़ा पत्थर जो कि आजकल सामान्य तौर पर कब्रें दिखाई देती हैं वैसा ही पत्थर लगा होता था। तो जो इस तरीके का मतलब ये बनाया जाता था चकोर, तो यहाँ पर एक होल या कहीं पर भी एक रास्ता बना दिया जाता था और इसके नीचे एक कमरा होता था जिसमें कब्र होती थी यानी कि शवों को दफनाया जाता था। तो ये जो कब्रें होती थी ज्यादातर पारिवारिक कब्रें होती थी। पारिवारिक कब्रें यानी कि एक ही परिवार की समय समय पर जैसे समय समय पर जिसकी भी मृत्यु होती थी तो उसके शव को उस रास्ते से जाके मेन होल से और अंदर जाके उस जो कमरा बना होता था उसमें उसको दफन कर दिया जाता था। तो इस तरह की कब्रें वहां मतलब इस तरह के जो शिष्ट थे यानी कि शवादान थे तो वहां पर बनाए जाते थे। अब देखते हैं कि वो क्षेत्र कौन सा जहां पर इस तरह की कब्र मिली है या फिर इस प्रथा का प्रचलन था। तो वह दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर। ठीक है। तो ये क्षेत्र था और इसमें जो पूरा स्थल मिले हैं वह ब्रह्मगिरी, इनामगांव और आदि चन्नलूर। और ये जो तीनों ही हैं ये दक्षिण भारत में ही हैं। ये तीनों पूरा स्थल जो मिले हैं, जो कब्र मिली है तो उनसे कुछ वस्तुएं भी मिली हमें जिसमें कि काले लाल मिट्टी के बर्तन, काले लाल मिट्टी के बर्तन जिनको ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है, और साथ में लोहे के औजार व हथियार, घोड़ों के कंकाल मिले हैं, पत्थर और सोने के गहने मिले हैं, कुल्हाड़ी, कटार और अन्य सामान मिला है। ये जो सभी सामान है ना, ये जो कब्र मिली है तो वहां से प्राप्त सामान है। और लोहे के औजार से पता चलता है कि इस समय लोहे का प्रयोग होने लगा था। एक महापाषाण काल का जो है पूरा स्थल वो ब्रह्मगिरी, वहां ये मतलब वहां से कब्र मिली है। तो ये पूरा स्थल कहाँ पर है? ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु के पास है, तमिलनाडु में है। और यहाँ से जो हमें कब्र मिली है वो मिली है परिवार के लिए एक स्थान पर कब्र मिली है। और जैसा कि हमने देखा था कि कौन सी कब्र मिली है? वो शिष्ट वाली, जो पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। और चिन्ह कैसा होता था उसकी पहचान के लिए? तो गोल पत्थर होते थे, चट्टान थी, तो वो सजाए जाते थे। और ये यहाँ से जो ब्रह्मगिरी से जो पारिवारिक कब्र मिली है या कोई भी कब्र मिली है तो वहां से हमें सामाजिक असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो कारण क्या है कि असामाजिक समानताएं क्यों थी? तो जो कब्र मिली है उनसे जो प्राप्त वस्तुएं हुई हैं तो उनसे हमें पता चलता है कि उस समय भी अमीर और गरीब का मतलब वो था, असामाजिक समानता थी। तो कब्र में क्या क्या प्राप्त हुआ है? एक कब्र है जिससे 33 सोने के मणके और शंख प्राप्त हुए हैं, और एक ऐसी कब्र है जहां से सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि अमीर और गरीब का भी कॉन्सेप्ट उस समय था। महापाषाण काल का ही एक अन्य पूरा स्थल है इनामगांव। इसकी लोकेशन क्या है? तो वो है भीमा की जो सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे पर है इनामगांव। और ये कहाँ? गुजरात में है। और जो इसका टाइम पीरियड है इस मतलब जो यहाँ पे आकर लोग बसे थे तो वह 3600 से 2700 वर्ष पहले। और ये जो लोग थे ये कृषक थे। इनमें जो कब्र मिली है, इनाम गांव की कब्र जो मिली है, तो इसमें क्या है कि जो शव हैं
उनके जो सिर है ना वो उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर करके सीधा लेटाया गया है और उनके साथ सामान दफनाया गया है। और जो यहाँ पर इनाम गांव से कुछ कब्र मिली है जो घर के अंदर है। तो घर के अंदर यानी कि जो घर है उसके आंगन में एक कब्र मिली है और जो उस मतलब जो घर है उसमें 5 कमरे हैं, ठीक है, अनाज का गोदाम है और उनके बीच में है आंगन। उसमें एक मिट्टी की बड़ी संदूक है जिसमें उसको दफनाया गया था। और एक खास बात यह है कि जो उसमें शव दफनाया गया था ना उसके पैर मुड़े हुए हैं और उसके साथ सामान है, जिसमें कि हमने देखा कि इनाम गांव में जो एक कब्र मिली है उसमें शव को सिर जो मतलब शव है उसका सिर उत्तर की ओर करके सीधा लेटाया गया है उसको। अभी हमने देखा जो इनाम गांव के जो लोग थे वो कृषक थे, ठीक है। तो कृषक थे तो वो खेती किस किस की करते थे। और जो गोदाम है ना, जो घर था, जो जिस घर में वो शव मिला था यानी कब्र मिली थी, तो उसमें कुछ बीज मिले हैं अनाज के और इससे पता चलता है कि वो कृषक थे। तो फसल किस किस की मतलब वो करते थे, कृषि करते थे। तो गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, इनके बीज वहां से मिले हैं, यानी कि इन्हीं की कृषि करते थे वो। और कुछ जानवरों की हड्डियां मिली हैं और इससे हो सकता है कि वो पालन करते हो और लेकिन उन हड्डियों पर काटने के निशान भी मिले हैं, तो हो सकता है वो उनको खाते भी हो। तो उनमें है गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा व मछली की हड्डियां हैं जिन पर खाने के निशान मिले हैं। अब देखिए गाय भैंस जो है ये हर जगह मिले हैं, हर एक में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता होगी या फिर वैदिक काल हो गया। जैसे सांबर है, चितकबरा है, हिरण है, कृष्ण मृग है, जो अलग है, जो यहाँ पर विशेष तौर पे मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फलों में बेर मिला है, आंवला मिला है, जामुन मिले हैं और खजूर, ये सब रस भरिया मिली हैं। इसी समय एक महान चिकित्सक हुए जिसका नाम है चरक, जो कि 2000 वर्ष पूरा हुए। इन्होंने चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी थी और चरक संहिता जो है इसमें इन्होंने जो हड्डियां बताई है मनुष्य के शरीर में, तो वैसे 360 हड्डियां बताई हैं, लेकिन वर्तमान में तो 206 हैं। तो और जो हड्डियां हैं इसमें दांत या कार्टिलेज को तो इनको चरक ने इनको जोड़ा हुआ है, इसीलिए वो 360 है। इंपॉर्टेंट है कि चरक संहिता इन्होंने लिखी थी और ये चिकित्सा शास्त्र के रचयिता वो मतलब विद्वान थे। ना तो हमें वैदिक काल और ना ही महापाषाण काल, यहाँ से कहीं से भी हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन इसी के समकालीन जो चीन है, यहाँ से 3500 वर्ष पूर्व पता चलता, जो साक्ष्य मिले हैं वहां से पता चलता है कि वहां पर लेखन जो कला थी यानी कि लिपि थी वो विकसित हो चुकी थी। और उसके साक्ष्य क्या मिले हैं, तो वो है जानवरों की हड्डियों पर लिपि, तो मतलब लिखित साक्ष्य मिले हैं और इससे पता चलता है कि उस समय लिपिकार थे। और जो लेखन कला के जो मतलब पुराने साक्ष्य हैं ये सबसे प्राचीन है विश्व में, यानी कि जो चीन था ना इसी में सबसे पहले जो विकसित हुई थी लिपि, तो ये चीन में ही हुई थी। और यहाँ पर महल भी थे, कांसे के बर्तन भी थे, और लेकिन यहाँ पर लोहे का प्रयोग जो चीन के निवासी थे वो नहीं जानते थे, लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। जैसे कि वैदिक काल में हमने देखा था कि महल नहीं थे, ऋग्वैदिक काल में महल नहीं थे और नहीं कोई राजा था, लेकिन इसमें महल थे और कांसे के बर्तन का प्रयोग होता था, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे।